नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में फिर मैं कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसी युवा अधिकारी जो होने जा रही हैं अधिकारी, क्योंकि अभी जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं, प्रक्रिया से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा ये तय है। राज्य कौन सा होगा, हैं तो हमारे आपके मध्य प्रदेश की वो, लेकिन कौन सा राज्य मिलेगा इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है ये उत्तर प्रदेश हो सकता है राजस्थान हो या मध्य प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें सकता है के दायरे में हैं। तो ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करूं मैं उनकी, तो 56 उनकी रैंकिंग रही है और एक अच्छी खासी संघर्ष यात्रा के बाद ये मकाम उन्होंने हासिल किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो गीता के दर्शन पर भरोसा करती रही हैं। इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि वो एक युवा हैं और उन्होंने जब अपना अटेम्प्ट ये तय कर लिया कि अब निकालना ही है, तो उन्होंने ये सोच लिया कि परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ परिश्रम करना है, और यही गीता कहती है। तो मुलाकात हम आपकी करा रहे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 56 रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब वो मिले हैं मध्य प्रदेश के 60 से ज़्यादा ऐसे चयनित अखिल भारतीय सेवा के भविष्य के अधिकारियों से, तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम देश में भी चौथे क्रम पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में टॉप 4 में है जहाँ से अखिल भारतीय सेवा और भारत की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में युवा बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। समीक्षा द्विवेदी मुलाकात करिए। समीक्षा, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी, थैंक यू। समीक्षा, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं, और थोड़ा सा हम इस कार्यक्रम में पीछे भी ले जाते हैं। तो समीक्षा पढ़ने में तो तेज़ शुरू से रही हैं, हमेशा घर में ये माना जाता था कि समीक्षा बहुत आगे जाएंगी, और समीक्षा ने वो सपने पूरे भी किए। लेकिन समीक्षा जब स्कूल में थी, 9वीं 10वीं में थी, 13-14 साल उम्र थी, तो क्या सपने थे, क्या सोचती थी समीक्षा? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं एक्चुअली, मेरा बर्थ प्लेस रीवा है। रीवा, हाँ। मेरे पेरेंट्स वहीं से है, छोटे गांव से है वहाँ पे। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की। उन्होंने, उनकी जॉब इंदौर में रही है, तो इसीलिए मेरी अर्ली एजुकेशन इंदौर से हुई है। और फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया SRM यूनिवर्सिटी से चेन्नई में, एंड फिर 2 साल जॉब की बीच में, और फिर MBA किया IIT कानपुर से। और ये बिल्कुल सही नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी पढ़ने में। अरे वाह। मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो उसके चक्कर में मैं थोड़ी वीक ही रह जाती थी। पर फिर धीरे धीरे 6th-7th क्लास से मैंने अपने आप फाउंडेशन वापस, उस वक्त मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो ये नहीं बोल सकती कि मैं हमेशा बचपन से ही तेज थी, ये था कि मैं मेहनत बहुत करती थी। तो इस मेहनत की वजह से मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को स्पेशली लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो पर मुझे नहीं लगता था ऐसा, मुझे लगता था कि मैं थोड़ी स्लो हूँ। तो इसलिए मैं फिर पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसी प्रोफेशन देख रही थी जिसमें मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो मैंने सोचा भी नहीं था बहुत टाइम तक, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत स्मार्ट लोग होते हैं और इसमें लक का भी काफ़ी फैक्टर होता है। तो मुझे लगा कि इतने मेहनती, इतने बॉर्न इंटेलिजेंट लोग, IIT से बीटेक के लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो फिर मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो मैंने MBA किया IIT कानपुर से। तब तक मेरा था कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है। मेरे पापा बोलते थे कि UPSC के बारे में सोचो, पर मैं मना कर देती थी। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर कोविड ईयर आया, तो जो मेरी MBA से जॉब लगी थी, अनफॉर्चुनेटली उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और कुछ प्रोफेशनली मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। और एक चीज़ ये थी कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा से ऐसा था कि मुझे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ प्रूव करना चाहती थी मैं हमेशा से। और मैं सोसाइटी से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं ऐसे प्रोफेशन में रहना चाहती थी जहाँ पे मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मुझे फिर उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज। समीक्षा, माफ़ कीजिए मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत दिलचस्प जर्नी है आपकी, और मैं आपकी भावना की भी दाद देता हूँ कि आपने बिना लाग लपेट के हमसे ये कहा कि पहले आप पढ़ने में अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी से मतलब ये था कि
दीदी तो बहुत अच्छी रही, दीदी के कंपैरिजन में अच्छी नहीं थी, इज इट ट्रू? हाँ। है ना? तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो गड़बड़ होता था पढ़ाई में या रुक जाती थी, कहीं सप्लीमेंट्री आ जाती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्री नहीं आई कभी, हाँ। बट ये है कि मैं 5th 6th तक वो सेक्शन में होती थी जो अच्छे स्टूडेंट्स, जैसे उस टाइम पे एकेडमिकली बहुत रैंक किया जाता था, हाँ। तो मैं थोड़ा नीचे ही रहती थी, या तो मैं जस्ट पास होती थी और 1-2 बार फेल भी हुई हूँ, बट कभी सप्लीमेंट्री नहीं आई है। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मेरे पे एक्चुअली बहुत मेहनत की। समीक्षा, एक चीज़ और इसमें है, जैसे हमारे घर में अगर कोई सिबलिंग्स में बड़े भाई या बड़ी बहन बहुत तेज़ हों तो सारा अटेंशन सबका उन्हीं की तरफ होता है, एक पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इनको ध्यान दो, ये करो, तो इससे भी कई बार मन में एक फील आता है। आप तो उससे नहीं गुजरी कभी? नहीं, अटेंशन का ऐसा नहीं था। हम हाँ। हम 2 बहनें और एक भाई है, एक छोटा भाई भी है। तो मम्मी पापा ने कभी पढ़ाई और कभी अटेंशन में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया। पर ये है कि बाहर कभी जाते थे तो ऑब्वियसली दीदी को ज़्यादा, दीदी पढ़ने में अच्छा थी तो उसको कंपैरिजन भी काफ़ी होता था। उन्होंने क्या किया दीदी ने? मेरी बहन IIIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और अभी वो US में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छा कर रही है। अच्छा, वाह। तो ये जो जिसको हम कहते हैं एक चेंज ओवर, ये चेंज ओवर पापा के दिमाग में था कि बिटिया हमारी अच्छा कर सकती है, उन्होंने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया। कब आपके भीतर ये भाव आया कि नहीं समीक्षा, अब तुम्हें भी उस रास्ते पे जाना है जिस पे दीदी आगे बढ़ी हैं, बल्कि और मजबूती से अपनी पहचान बनानी, जैसा आपने कहा, क्योंकि मिडिल चाइल्ड मैं समझता हूँ कि मैं भी मिडिल चाइल्ड हूँ, तो हम लोग अक्सर झूलते रहते हैं, छोटे वाले को ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है, कई बार बड़े वाले को ये कहते हैं बड़ा है, और बीच वाला जो है जिसको मझला बच्चा बोलते हैं, वो मझला बच्चा कई बार उसको समझ नहीं आता है कि मैं मुझसे क्या गलती हुई है। तो वो चेंज ओवर का टाइम कौन सा था जब आपको लगा कि नहीं समीक्षा, अब आपको सीरियसली पढ़ाई में आना है? मेरा 7th क्लास में ऐसा हुआ था कि मैं समझ गई कि बाकी ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है आगे तो पढ़ाई मुझे करनी पड़ेगी। एंड इसका श्रेय मैं अपने पापा को भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मुझे पर्सनली ट्यूटर करने लग गए थे। ये बहुत छोटी सी बात है, 6th क्लास की हाफ ईयरली की मैथ्स में मैं फेल हो गई थी और मेरे पापा बहुत अच्छी मैथ्स लगाता है, तो फिर उनको लगा कि मेरी बेटी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स और मेरी बेटी मैथ्स नहीं कर पा रही है। और मुझे याद है कि वो सडन जंप था मेरे परफॉर्मेंस में। मेरे पापा ने मुझे हाफ ईयरली या एनुअल में पढ़ाया था एंड सडन जंप आ गया था मेरे मैथ्स के स्कोर्स में, पर मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो फिर भी कम था। तो मुझे याद है कि मेरे पापा मुझे कंसोल भी कर रहे थे कि तुम पुराना मत देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारे एनुअल एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर आया है। तो फिर उसके बाद से मैं खुद ही चेंज हो गई। मुझे उस तब से मुझे बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगने लग गया। रीडिंग मेरी बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी बन गई एंड धीरे धीरे फिर मैं उसी पाथ में गई। तो जैसे MBA जब मैंने IIT कानपुर से किया तो फिर वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मिली मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए और लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले करने के लिए। तो मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आने लग गया कि मैं क्यों नहीं कर सकती। उससे पहले मैं सोचती थी बिकॉज बीटेक में मैं एंड PCM एंड कंप्यूटर साइंस वो आई थिंक मैंने किया, बट मेरा एप्टीट्यूड उसमें इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद मीडियोकर हूँ, जो कि गलत बात नहीं है। अच्छी उसमें मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, सम पीपल आर सैटिस्फाइड विद दैट, बट मैं उस जॉब प्रोफाइल से सैटिस्फाइड नहीं थी बेसिकली, और मुझे इसलिए लगता था कि मैं एवरेज हूँ। बट फिर मैंने MBA में अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स लिए, मुझे लीडरशिप स्किल्स डिस्प्ले करने का टाइम मिला, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया। एंड फिर जब मेरी जॉब मटेरियलाइज नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उसमें जॉब इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी के लिए भी, लड़का लड़की किसी के लिए भी। तो मुझे लगने लग गया कि मैं क्यों किसी से बार बार पूछ रही हूँ कि मतलब कब ज्वाइन कराएंगे, कब मटेरियलाइज होगा, कुछ कॉन्क्रीट मिलेगा। मैंने सोचा कि मैं अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ बनाऊंगी। एंड आई थिंक दिस हैपेंड टिल 2021 मार्च। मैंने सोचा कि अब मैं UPSC की पढ़ाई करूंगी एंड 5 years हो गए एग्जैक्टली मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए और अब फाइनली एंड हुई है। तो इस बार 4 अटेम्प्ट आपने मेन एग्जाम क्लियर किया आपने?
मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। हाँ। उसमें से फर्स्ट मैंने 2021 में ही दिया था जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। तो उसमें ऑब्वियसली मैं अंडर प्रिपेयर्ड थी, तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट व्हाट आई रियलाइज्ड इन दैट अटेम्प्ट कि आपको अगर एग्जाम देनी है तो यू हैव टू बी ब्रेव, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर होता है तो आप ऐसे कोई ऑप्शन नहीं मार्क कर सकते। अगर मैं ब्रेव होती तो शायद मेरा वो अटेम्प्ट भी क्लियर हो जाता, बिकॉज मेरा सिर्फ 2-3 मार्क्स से रह गया था प्रीलिम्स। फिर उसके बाद जितने भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, जो भी मैंने सीरियसली प्रिपेयर किया। एंड मेरे 2 मेंस क्लियर हुए हैं। 2 मेंस क्लियर हुए। तो एक बहुत बहादुर लड़की की तरह आपने ये लड़ाई लड़ी है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। एंड जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आपको मालूम है कि मैं क्रैक करने वाली ही हूँ या करने वाला ही हूँ, और फिर अगर रुकता है रास्ता तो बड़ी एक तकलीफ भी होती है। मैं आऊँगा उस सवाल पर, लेकिन उसके पहले मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि जब आप चेन्नई गई, दक्षिण गई बीटेक के लिए, वो कैसा अनुभव था? और एक मध्यम वर्गीय, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और फिर मैंने एक राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ एजेंसी में काम किया, और जब दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था ऑब्वियसली वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा था, तो मैंने बड़ी झिझक महसूस की। आप जब गई दक्षिण में जहाँ अंग्रेज़ी एक बड़े डोमिनेशन से बोली जाती है, तो किस तरह का वो एक एटमॉस्फेयर था और आपने कैसे अपने को एकोमोडेट किया उस लोकल, उस वातावरण के हिसाब से? मैं एक्चुअली जब इंदौर में भी थी तो मेरी स्कूलिंग सेंट राफेल्स से हुई है, वहाँ पे सेंट राफेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उधर का मीडियम इंग्लिश था और इंग्लिश में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी वहाँ पे। एंड मुझे वहाँ रहते रहते बुक्स भी पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी लाइब्रेरी का कार्ड फुल रहता था। तो मुझे लाइब्रेरी स्कूल की, हाँ, जो कार्ड बनता था वहाँ का, बुक्स इशू करने का, तो वो फुल रहता था मेरा। तो उसकी वजह से मेरी इंग्लिश तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैं जब साउथ में गई तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बात यह है कि वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और हिंदी, जैसे मैं हैदराबाद में भी रही हूँ, मैं बाकी सदर्न स्टेट्स में भी गई हूँ, तो तमिलनाडु में एक्चुअली हिंदी स्पीकिंग बहुत माइनॉरिटी, मतलब रेयर ही है, बहुत रेयर। तो वहाँ पे डे टू डे हैंडल करने में थोड़ा सा इशू आता था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। जैसे कैंपस के अंदर इंग्लिश चल जाता था, सबको पता थी, पर बाहर थोड़ा नेविगेट करने में, जैसे ऑटो वाले होते थे, हाँ, जैसे जो डे टू डे इश्यूज होते थे, बट फिर मैंने थोड़े थोड़े फ्रेजेस पिकअप कर लिए थे जिससे काम चल जाए। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब आप अटेम्प्ट करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा सफलता का अब खुला, अब खुला, अब खुला, लेकिन वो खुलते खुलते बंद हो रहा था। बहुत बड़ा सेटबैक होता है समीक्षा ये, तो कैसे संभाला आपने ऐसे? क्योंकि बहुत सारे युवा इस प्रोग्राम में जानना चाहते हैं कि हम फेलियर से या सो कॉल्ड चैलेंजेस से कैसे लड़ें। जी। जो मेरा 21 और 22 का अटेम्प्ट था, एक तरीके से मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि वो मेरे ट्रायल अटेम्प्ट्स थे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की थी। मैं 26 साल की थी, और मेरे अटेम्प्ट्स और मेरी एज लिमिट सब साथ में ही ख़त्म हो रही थी। तो फिर वो अटेम्प्ट्स मुझे देने ही थे, नहीं भी देती तो मैं दे नहीं पाती। टोटल 6 में दे ही नहीं पाती जी। तो फिर मैंने 22 में जब मेरा मेंस नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं थी। मुझे लगा कि ठीक है, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, पर मुझे समझ में आ गया है कि क्या चाहिए। 2022 में मेरे पेपर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, और जो मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, उसमें मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर उसके क्वेश्चंस भी मैं शायद एंटिसिपेट नहीं कर पाई थी, इवन दो मैंने बेसिक पढ़ाई कर ली थी उसकी। फिर 2023 में मैंने वापस से शुरुआत की, मैंने मेन स्पेसिफिक पढ़ाई की, क्योंकि जब मेरा 2022 में प्रीलिम्स हुआ, मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन ही हो गया। मैं इतना खुश थी क्योंकि पहली बार हुआ था, बट मैं समझ गई उस अटेम्प्ट के बाद कि मेंस इज द रियल डोरवे, मतलब वो ही गेट है सिलेक्शन का। तो फिर मैंने मेंस में बहुत मेहनत करी, मैंने सारी नोट मेकिंग सब कुछ किया, एंड 2023 में भी बाय गॉड्स ग्रेस मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो उस साल मैंने मेंस की अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। मैंने काफ़ी, मेरा बेसिक स्ट्रैटेजी हमेशा टेस्ट टेकिंग ही होता था, क्योंकि मुझे लगता था उससे मेरे पास साथ डिसिप्लिन आता है। तो उस साल मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे, अराउंड 50 to 60 टेस्ट दिए थे मेंस के। तो
मैंने बहुत मेहनत की थी। इनफैक्ट आई थिंक इतने सालों में वो मेरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। एंड फिर इंटरव्यू आया तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं था पास्ट का, तो मुझे लगा था कि मेरे मेंस में काफ़ी जंप आएंगे, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे अराउंड 675 मार्क्स थे, तो मैं 800 प्लस एक्सपेक्ट कर रही थी थर्ड अटेम्प्ट में। एंड इंटरव्यू का भी मुझे लगा था कि मुझे डिसेंट मिल जाना चाहिए, बिकॉज मुझे लगा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। बट मुझे सब में एवरेज मार्क्स आए थे। मेंस में मेरे अराउंड 767 थे, इंटरव्यू में भी 168 थे। तो बेसिकली मुझे किसी भी चीज़ से हेल्प नहीं मिली। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं काफ़ी डिसइल्यूशन्ड हो गई थी उस साल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। एंड मतलब मैं गलत थी, मैं रेडी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स कंपटीशन, तो मैं कंपटीशन में कई सारे लोगों से बहुत पीछे थी। मेरे मार्क्स आर प्रूफ ऑफ दैट। पर मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। जितने लोगों को मैं जानती थी उनका सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं काफ़ी डिप्रेस भी हो गई थी इन सब रीजंस की वजह से। मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की पास्ट में, मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला उसका। मैं बहुत रिज़ल्ट से अटैच्ड हो गई थी, जबकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे यूपीएससी की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रही थी। इसकी वजह से मेरा फोर्थ अटैम्प्ट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैंने मेंस की, प्रीलिम्स की मेरी अच्छी पढ़ाई हुई थी। मैं एक तरीके से रिवेंज स्टडिंग कर रही थी प्रीलिम्स के लिए, जो आज तक का बेस्ट प्रीलिम्स है वो मेरा। बट मेंस के लिए मैंने नहीं दिया एफर्ट, क्योंकि मैं डिप्रेस हो गई थी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज कर दी थी। मैंने टेस्ट देना कम कर दिया था, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबका अलग अलग होता है, बट वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया। एंड हिस्ट्री ऑप्शनल, मैंने कहा कि मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, तो लास्ट के 3 अटेम्प्ट से मेरा स्कोर भी उसमें कांस्टेंट था, जबकि ऑप्शनल का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। तो मेरा 240 अराउंड ही बन रहा था हर बार। तो जब मेरा मेंस में नहीं हुआ, एंड मेरी फैमिली भी बहुत डिप्रेस्ड थी, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आपका घर का माहौल या तो बना देती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, पेपर क्लियर होता है, या और बिगाड़ भी देती है अगर नहीं होता है। तो फिर 2024 का दिसंबर था, मुझे याद है, और सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इस बीच में मैंने भगवान से भी मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। 24 में आपका प्रीलिम्स निकला था? हाँ, मेंस नहीं निकला। तो मैं भगवान से भी इस दौरान बहुत नाराज़ हो गई थी, और सब पे गुस्सा भी करती रहती थी जब मुझसे कोई पूछता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी मतलब जब अच्छा चल रहा होता है तो हम खुद ही बताते हैं लोगों को, बट जब नहीं चल रहा होता लोग आके पूछते हैं तो बुरा भी लगता है। बट ये एग्ज़ाम का नेचर ही है, पब्लिक एग्ज़ाम है तो पता ही चल जाता है। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे, और मुझे याद है कि 2025 का न्यू ईयर था, मेरे पापा ने मुझे मैसेज किया कि, बिकॉज़ उन्होंने मुझ पे हमेशा बिलीव दिखाया। इनफैक्ट जब मैंने जॉब भी छोड़ी थी बीच में, उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हैप्पी न्यू ईयर बेटा, आई होप गॉड डज जस्टिस टू यू। तो फिर मैंने, पता नहीं उस साल मैंने सोच लिया था कि अब मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे हैं, और मैं काफ़ी डेस्परेट सिचुएशन में भी थी, क्योंकि मैं 30 की होने वाली थी, मेरे पास जॉब भी नहीं थी, एंड सोसाइटी में थोड़ा इसको अच्छा नहीं माना जाता जो भी जॉब आप छोड़ चुकी थी? हाँ, 2022 में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रिजल्ट से अपने आप को अटैच नहीं करूँगी। मेरे पास 2 अटेम्प्ट है, मैं ऑनेस्टली दूंगी, बहुत मेहनत करूँगी। जो मैंने गलती 2024 के मेंस में करी थी वो नहीं करूँगी। मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही थी टेस्ट टेकिंग की, कंटिन्यूस कंसिस्टेंट स्टडीज़ की, वो फॉलो करूँगी। और अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो भी अच्छी बात है, कुछ और मिल जाएगा। और मैंने दूसरी जॉब्स भी देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने एक तरीके से, और इसके साथ मैं थोड़ा पहले मैं दिन भर पढ़ती रहती थी, तो इस साल मैंने ये चेंज लाया कि अगर मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स विजिट भी कर रहे हैं, मैं उनको कभी साइडलाइन नहीं करती थी, मैं उनके साथ भी लिमिटेड टाइम स्पेंड करती थी। तो उसकी वजह से भी आई थिंक एक तरीके से गुडविल डेवलप हुआ कि वो भी समझ रहे थे कि मैं पढ़ रही हूँ। मैं उनको बस साइडलाइन नहीं कर देती थी कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, मेरी एग्ज़ाम है। तो फिर उसका भी गुडविल डेवलप हुआ, एंड मैं उसके साथ थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये सब भी करने लग गई थी। तो आई थिंक ये ओवरऑल ये जो पूरी प्रोसेस थी, पेरेंट्स का सपोर्ट, मम्मी का स्पेशली, क्योंकि मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती थी पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ ना करना पड़े।
मेरे हस्बैंड भी हैं तो वो भी हाँ। पूरे वक्त मुझे मोटिवेट करते थे। मैं बोलती थी कि मैं अब छोड़ना चाहती हूँ, लग रहा है नहीं होने वाला है, तो वो बोलते थे ऐसी बात मत करो, जब तक शादी होगा। आपकी हुई दिसंबर 24 में? हाँ, बट मैं उनको पहले से जानती थी। जी। तो उन्होंने बोला कि जब तक मौका है तब तक, दिसंबर अभी 2025 में, अभी 3 महीने पहले हुई है। जी। उन्होंने बोला कि जब तक मौका है तब तक देना है। इन लॉज का भी सपोर्ट था और ये जो फैमिली का गुडविल, मेरे भाई बहन, तो आई थिंक मैं मेहनत तो कर ही रही थी, बट ये जो गुडविल डेवलप किया मैंने, आई थिंक उसका भी रिजल्ट है, क्योंकि हमारी जब विशेस, जब सेल्फलेस विशेस हमें लगती है तो उससे भी हमें फायदा होता इस है। बार आपके रिटर्न में कितने रहे मार्क्स? 825। वाह, यानी बहुत ही अच्छा था। तो ये कॉन्फिडेंस मन में आया ही होगा कि इस बार मुझे इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सच बोलूँ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे 800 के ऊपर आएंगे। अच्छा। हाँ। मैंने एक्चुअली जब मैं थर्ड अटेम्प्ट दे रही थी तब मैं मेंस के मार्क्स कैलकुलेट करती रहती थी कि मेरे पिछले साल इतने आए थे तो इस साल इतने आएंगे। इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा कि जिसको जितने मार्क्स देने हैं दे देंगे। पिछले 2 एग्जाम्स में कितने थे रिटर्न में आपके? पिछले साल 2023 में 767 थे, 2024 में 719 थे, क्योंकि उस साल ऐसे में मेरी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग तो थी, बट मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी, तो मुझे लगता है कि वो मुझे बैकफायर कर गई। तो फिर मैंने वही सोचा कि जो मैं 2023 के अटेम्प्ट में कर रही थी मैं उसको और इंटेंसिवली करूँगी जी। एंड इस साल मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प हिस्ट्री से ही मिली, जिस सब्जेक्ट में मेरा एज आई सेड कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं और मुझे मार्क्स ही नहीं मिल रहे थे। इस साल मुझे आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट आए हैं, उसमें मतलब 299 स्कोर आया है मुझे। एंड मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि क्योंकि हिस्ट्री, मैं अपने टीचर्स को भी बोलती थी कि हिस्ट्री से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि वो लोग मुझे मार्क्स देंगे, बट मैंने हिस्ट्री में एक्चुअली बहुत स्पेशल एफर्ट लगाया था इस बार, बहुत टेस्ट टेकिंग, और एक तरीके से ऑप्शनल का क्या है कि ऑप्शनल में आपको मास्टर लेवल नॉलेज होनी चाहिए, और मेरा तो बैचलर भी नहीं था, तो मैंने वो चीज़ डेवलप की, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, वेरी गुड, सब बहुत कुछ किया। तो इंटरव्यू के लिए जब गई तो किस तरह का मन था? घबराहट थी या कॉन्फिडेंस था मन में? और कैसा गया इंटरव्यू? किस तरह की चर्चा हुई? थोड़ा रिकॉल कीजिए ज़रा। जी, इंटरव्यू में मैं क्योंकि पहले जा चुकी थी, तो मैं ऐसे, जब मैं पहली बार गई थी तब मैं बहुत ड्रीमलैंड में थी कि बस मतलब मजाक की तरह बोलूँ तो कि बस यूपीएससी थाली लेके खड़ा ही है मुझे लेने के होता लिए। ही है, स्वाभाविक तो है। मुझे ऑब्वियसली लगा था कि मैं, क्योंकि जनरल ट्रेंड ऐसा ही है कि अगर कोई इंटरव्यू में पहुंच जाता है तो कई बार फर्स्ट इंटरव्यू वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, तो मुझे भी पहले इंटरव्यू में ऐसे ही लगा था कि मेरा हो जाएगा। सिंस मेरा एक बार इंटरव्यू हो चुका था तो मैं काफ़ी मॉडरेट माइंडसेट था मेरा, और मेरा था कि मैं नर्वस थी, डेफिनेटली नर्वस थी, बट मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा सब्जेक्टिव प्रोसेस है। मैं कैसी हूँ उस दिन, उस पर भी डिपेंड करता है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और साथ में पैनल मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि उनको मेरा आंसर कैसा लग रहा है। तो मैं जब गई थी, मेरा इंटरव्यू नॉर्मल था। उसमें पहली बात तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि बैंक पीओ की जॉब से आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने यही उनको बोला था कि मैं पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा ग्रिल किया था इस क्वेश्चन पे, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में क्या पॉलिसी मेकिंग करेंगी। फिर मुझे लग रहा था कि मैं फंस रही हूँ, तो फिर मैंने एक हाई रोड लिया, मैंने बोल दिया कि आई विल थिंक मोर अबाउट इट। इसके साथ उन्होंने फिर आईटी जॉब लॉसेस हो रहे हैं एआई की वजह से, उस पे उन्होंने डेल्व किया, एंड अहिल्या बाई होलकर के बारे में पूछा, इंदौर वाटर कंटामिनेशन ट्रेजेडी, एंड आई थिंक मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आजकल के यंगस्टर्स शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने मुझसे, मेरी हॉबी है रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग, मैं रेगुलरली डायरी लिखती हूँ, तो उसके बारे में पूछा, एंड कुछ फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। जी, वाह। तो मतलब एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम था बातचीत का, जिसमें बड़े विविड सवाल थे कि, और ये तो बड़ा ही टिपिकल सवाल था कि आज के युवा शादी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो इसका क्या जवाब दिया आपने? मुझे लगता है कि मैंने इतना अच्छा जवाब नहीं दिया था, मतलब मेरा स्कोर 185 आया, तो कहीं तो कमी रह गई होगी। पर मैंने ये बोला था कि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में पहले शादी मेनली 2 रीजंस की वजह से होती थी, कंपैटिबली
जो रिलेशनशिप्स की वजह से एंड बायोलॉजिकल जी। फैक्टर्स की वजह से। बट आजकल कंपैटिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये दोनों फैक्टर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है आजकल एक यंग कपल के लिए। बट मैं वापस आके सोचा तो मुझे लगा मैं और बेटर कर सकती थी। ये बहुत अच्छी बात है समीक्षा, आपसे पूरी बातचीत के दौरान हमने ये समझा कि आप हमेशा बहुत ही सरल तरीके से अपना असेसमेंट करती हैं और उसको एक्सेप्ट करती हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत थी, या आपका उत्तर या आपका जवाब अप टू द मार्क नहीं था। तो चलिए, अब तैयारी है हमारी तरफ से, बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप IAS मिलना तो तय है, स्टेट का चयन बाकी है, और वो भी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। अगर मध्य प्रदेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो पड़ोसी राज्य ही आपने ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और युवा अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।